हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी 2.0 में। तो आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी, मैं यही उम्मीद करता हूँ। तो आज दोस्तों हम लोग जैक बोर्ड जो क्लास 9th है उसका सामाजिक विज्ञान जो सब्जेक्ट है और टर्म है टर्म सेकेंड होने वाली है और इसका आज हम लोग वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम होगी वो है 2022 28 जून को एग्ज़ाम होने वाली है। काफ़ी दिन बचा है, आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं और एग्ज़ाम में 100% स्कोर कर सकते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो वही है वीडियो, इसमें आज मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो वीडियो को एंड तक बने रहिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, उनको भी बहुत इस वीडियो से हेल्प हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर। तो देख लीजिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है, जर्मन संसद का क्या नाम था। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, ये सब 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये जितना भी एग्जाम में पूछेंगे, अभी मैंने 2 नंबर और 3 नंबर का क्वेश्चन लिया है। आगे वीडियो में बनाऊंगा उसमें आपका 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा। तो आज मैंने ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन बनाया, आप ये पहले पढ़ लीजिए, समझ लिए, बहुत इजी है। तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, जर्मन संसद का क्या नाम था। तो क्या नाम था जर्मन संसद का? राइखस्टाग। ये आप जानते ही होंगे, आप पढ़े होंगे बुक में। तो इसका नाम क्या है? राइखस्टाग। फिर दूसरा क्वेश्चन है, नाज़ी पार्टी का संस्थापक कौन था? वो था हिटलर। नाज़ी पार्टी का नेता या संस्थापक कौन था? हिटलर था। ये जान गए आप। अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो है दोस्तों, तो देख लीजिए दोस्तों, धुरी, यहाँ धुरी होगा, धुरी शक्तियों में मुख्यतः कौन कौन से देश शामिल थे। तो देख सकते हैं आप, जर्मनी, इटली और जापान, 3 देश मुख्यतः धुरी, यहाँ धोरे नहीं होगा, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक होता है, यहाँ धुरी 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 शक्तियाँ एक प्रकार की शक्ति थी जिसमें जर्मनी, इटली और जापान देश मुख्यतः शामिल थे। ठीक है, ये आप समझ गए। अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, जो चौथा क्वेश्चन है वो है, वैज्ञानिक वानिकी से आप क्या समझते हैं या आपसे क्या अभिप्राय है। जो वैज्ञानिक वानिकी है इससे आपको क्या अभिप्राय है। तो चलिए आंसर में देखते हैं। दिया है, वैज्ञानिक वानिकी वन विभाग के नियंत्रण में वृक्ष काटने की वह प्रणाली जिसमें प्राकृतिक वनों को काटकर उनके स्थान पर नए वृक्ष लगाए जाते हैं। मतलब समझिए आप, वैज्ञानिक वानिकी किसे कहते हैं। सिंपल में आप समझ लीजिए, जो पुराने वृक्ष थे, प्राकृतिक वृक्ष, उसको काट कर नए वृक्ष लगाया जाता था, उसको क्या कहते हैं? वैज्ञानिक वानिकी। आप समझ गए। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, झूम या घुमंतु खेती किसे कहते हैं। झूम या घुमंतु किसे किसे कहते हैं, मतलब कृषि किसे कहते हैं। घुमंतु खेती एक आदिम प्रकार की कृषि, आदिम मतलब पुराने ज़माने में जो कृषि करते थे, जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर जला दिया जाता है। साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों, लकड़ी की हल मतलब क्या होता है, जिससे खेत जोतते हैं, ठीक है, से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होते हैं और उत्पादन बहुत कम हो पाता है। तो ये हो जाता है झूम या घुमंतु खेती। आप समझ गए होंगे। अब छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा जो क्वेश्चन है वो है, स्लीपर से आप क्या समझते हैं। स्लीपर किसे कहते हैं। तो मैं बता दे रहा हूँ, जो रेल की पटरी के आर पार इस तरह, जैसे ये पटरी है, रेल का पटरी है, इसमें ये 2 रेल का पटरी, इसमें एक स्लीपर लगता था। तो आप देख ही सकते हैं आंसर में क्या है, पर लगे लकड़ी के तख्ते जो पटरियों को उनकी जगह पर रोके रखते हैं, उन्हें स्लीपर कहते हैं। मतलब ये 2 पटरी है, इसमें ये स्लीपर लगा रहता था, जो लकड़ी का रहता था, यही जो पटरी लगा है उसको हेल्प करता था एक ही स्थान पर रहने के लिए। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये रेल की पटरी है और इसमें स्लीपर इस प्रकार लगा रहता है। अगर पटरी नहीं रहा तो रेल कहीं भी चल सकता है, मतलब गड़क के कहीं भी जा सकता है, ये एक स्थान पे टिका नहीं रह सकता है। समझ गए। अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं। निर्धनता के किन्हीं 2 मुख्य आयामों को लिखे। तो सिंपल है, निर्धनता के 2 मुख्य आयाम, गरीबी निर्धनता और शहरी निर्धनता। निर्धनता कितने प्रकार के हैं? 2, गरीबी और शहरी। 2 ही जगह निर्धनता ज़्यादा है, गरीबी निर्धनता और शहरी निर्धनता। ये जान लिए होंगे। अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन में है, निर्धनता को परिभाषित करें या निर्धनता की परिभाषा लिखें। तो क्या है, निर्धनता का अर्थ
उस प्रक्रिया से है जिससे मनुष्य अपने जीवन की आधारभूत या बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाता है। मतलब जो भी काम होता है वो बुनियादी तौर पर, मतलब जो बेसिक चीज़ रहता है उसको पूरा नहीं कर पाता है तो उसको क्या कहते हैं? निर्धनता कहते हैं। गरीब लोगों को निर्धन कह सकते हैं। तो दोस्तों अब देख लीजिए 9वां क्वेश्चन, निर्धनता रेखा से आप क्या समझते हैं? निर्धनता रेखा होता क्या है? तो आंसर में देख लीजिए दोस्तों, निर्धनता रेखा गरीबी मापने की रेखा है। एक ऊंची आमदनी से कम आमदनी होने पर उसे निर्धनता रेखा में रखा जाता है। समझ गए दोस्तों, निर्धनता रेखा किसे कहते हैं? गरीबी मापने की रेखा को निर्धनता रेखा कहते हैं। यह ऊंची आमदनी से कम आमदनी होने पर उसे निर्धनता रेखा कहते हैं। समझ गए? अब 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों ये सभी वीवीआई क्वेश्चन है, ये सब आपको नोट कर लेना है या याद कर लेना है। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, फिर इसको याद कर लीजिए। इस तरह से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देख लीजिए, सरकार बफर स्टॉक का निर्माण क्यों करती है? क्यों करती है? तो आइए देख लीजिए। बफर स्टॉक का इस्तेमाल कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार की कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। ठीक है, इस कीमत को निर्गम कीमत भी कहते हैं। यह देख लीजिए, यह मौसम में, खराब मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी में ये समस्या हल करने में मदद भी करता है। दोस्तों आप समझ गए होंगे बफर स्टॉक क्या है। सिंपल में समझ लीजिए कि गरीब वाले क्षेत्रों में जहाँ ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं वहाँ यह बफर स्टॉक लागू किया जाता है। क्योंकि जो बाज़ार में मिलता है, मान लीजिए बाज़ार में 1 किलो सब्जी 50 रुपये में मिलता है, तो बफर स्टॉक में आपको 30 या 40 रुपये में ही देगा। तो ये बफर स्टॉक, जहाँ आपदा काल में, जहाँ संकट में होते हैं, जिसके पास पैसा नहीं है तो उसको कम दामों में सब चीज़ देते थे, ये होता है बफर स्टॉक। अब 11वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 11वां, भुखमरी से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, सब आ सकता है या आप पढ़ सकते हैं, तो सभी आ सकता है। सभी को आपको पढ़ लेना है, रिवीजन एक बार कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें तो आपको ज़रूर पूछ सकता है कोई ना कोई। तो देख लीजिए क्या है क्वेश्चन, विटामिन पोषक तत्वों और ऊर्जा अंतर्ग्रहण की गंभीर कमी को भुखमरी कहते हैं या कुपोषण का सबसे चरम रूप है। भुखमरी क्या है? जिसमें पोषक तत्व विटामिन आपको बढ़िया से नहीं मिले, जैसे आपको खाद्य पदार्थ आपको सही मात्रा में नहीं मिलेगा तो आपको क्या होगा? आपको सेहत भी खराब हो सकता है, वही भुखमरी है। आपको अच्छे से पोषण नहीं होगा, इसलिए आप भूख से भी मर सकते हैं, यही होता है भुखमरी। अब देख लीजिए दोस्तों 12वां क्वेश्चन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो देख लीजिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? केंद्र सरकार भारतीय खाद्य निगम के द्वारा किसानों से अधिप्राप्त अनाज को विनियमित कर राशन की दुकानों के माध्यम से समाज वर्गों में वितरित करते हैं। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। मतलब समझे दोस्तों, इसका अर्थ क्या है? केंद्र सरकार भारतीय खाद्य निगम के द्वारा, मतलब केंद्र सरकार है वो भारतीय खाद्य निगम है, उसके द्वारा किसानों से अधिप्राप्त अनाज को, मतलब जो प्राप्त होता है, अधिक प्राप्त होता है खाना, ये जो अनाज होता है उसको विनियमित कर कर, मतलब जो राशन दुकान होते हैं वहाँ पहुँचाते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रामीण में जितने गांव में जितने भी लोग रहते हैं उनको सही मात्रा में, उचित मात्रा में उनको खाद्य पदार्थ मिल सके, इसलिए केंद्र सरकार भारतीय खाद्य निगम के द्वारा किसानों से जो अभी अधिप्राप्त अनाज रहता है उसको पहुंचाता है। कहाँ? राशन के दुकानों के माध्यम से। ठीक, समझ गए दोस्तों। अब 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 जो क्वेश्चन है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकार से आप क्या समझते हैं? अधिकार होता क्या है? यहाँ जितने भी व्यक्ति है, जितने भी मनुष्य है, सबके पास अधिकार है, सबके पास अधिकार है, कोई ऐसा नहीं है जिसके पास अधिकार नहीं है। पहले होता था कि जब भारत में अंग्रेज शासन करते थे तब उनको, मतलब वो जो थे वो लोग हम लोग को अधिकार नहीं देते थे कुछ काम करने के लिए। पहले नहीं था अधिकार, लेकिन अब है अधिकार। तो देख सकते हैं आप क्या है? अधिकार हमारे सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, जिनके बिना ना तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और ना ही समाज के लिए उपयोगी कार्य कर सकता है। वस्तुतः अधिकारों के बिना मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो समझ गए दोस्तों, अधिकार किसे कहते हैं? सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। आपके पास बहुत आवश्यकताएं हैं कुछ काम करने के लिए। तो दोस्तों अगर आपके पास, सिंपल में समझ लिए, अगर आपके पास अधिकार नहीं है तो आपके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता है। और
मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। समझ गए दोस्तों। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं अगला। तो देख लीजिए दोस्तों, 14th इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो देख सकते हैं आप, क्वेश्चन आंसर में क्या है, भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को निम्नलिखित प्रकार का मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो आइए देख लीजिए कौन कौन सा है। तो दोस्तों देख लीजिए, सबसे पहला अधिकार है समानता का अधिकार। सबको समान रूप से सबसे व्यवहार करना हो, मतलब करना है, तो उसको समानता का अधिकार कहलाता है, उसको समानता का अधिकार कहेंगे। सेकंड में है स्वतंत्रता का अधिकार। हम लोग को स्वतंत्र रूप से जीने का मौका मिला है, किसके द्वारा, संविधान के द्वारा। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण होता है, प्रताड़ित करते हैं किसी को, तो उसके विरुद्ध हम लोग विरुद्ध खड़ा हो सकते हैं, उनको हम लोग विरोध कर सकते हैं, उसका अधिकार हम लोग को मिला है। फिर धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, हम लोग को धर्म का अधिकार मिला है। किसका अधिकार मिला है, धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, हम लोग को शिक्षा और संस्कृति दोनों का अधिकार मिला है, ठीक है। फिर छठा में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, हम लोग को ये सब भी अधिकार मिला है। 6 अधिकार हम लोग को मौलिक अधिकार मिला है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 15 क्वेश्चन देख सकते हैं आप दोस्तों। तो दोस्तों देख लीजिए, जो 15वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया। ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं आंसर में क्या है, भारत का मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को हुई। कितना में ईस्वी में हुआ, 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को हुई। और ये क्या है, भारत का मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक संस्था है। दोस्तों सॉरी इसके लिए, बट मैं एक बात बताने वाला हूँ कि जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं वो सिर्फ 4.2% ही देखते हैं, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो 95.8% देखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, आप अगर मेरे वीडियो से मतलब गेन करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, तो आपको हेल्पफुल लगता है, हर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे हर वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको सिर्फ करना है सब्सक्राइब, कुछ नहीं जाता है, सिर्फ सब्सक्राइब कर लेना है, उसमें ही मेरी खुशी है। आपको हर वीडियो में आपको इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहेगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपने के दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।